हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति कोहली गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी के अंदर भी कई होते हैं। सीजीएल का होता है, पटवारी का होता है, पुलिस का होता है, एमटीएस का होता है। हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले यहाँ पे क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। आप वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के हम 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि स्नेल का जो रिलेशन है वो शैल के साथ होता है। इट मीन्स घोंगा का जो रिलेशन है वो खोल के साथ होता है। तो आपको बताना है कि चूहे का रिलेशन इन 4 ऑप्शंस में से किसके साथ होगा। किचन, रूम, होल या सैंड। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो ये घोंगा और जो खोल दिया हुआ है यानी कि स्नेल का रिलेशन शैल के साथ दिया हुआ है, तो पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप चूहे का रिलेशन बता पाएंगे कि यहाँ पे किसके साथ होगा। देखिए, घोंगा यानी कि स्नेल क्या होता है। घोंगा एक शंख की तरह एक कीड़ा होता है जो नमी की जगह पर पाया जाता है, जैसे नदियों में, तालाबों में या जो जल वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो जो घोंगा होता है, जो स्नेल होता है, उसका जो शेल्टर होता है, आश्रय होता है, रहने का जो स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं शैल। इट मीन्स खोल। तो आपको यही बताना है कि जब घोंगा खोल में रहता है तो चूहा कहाँ रहता है। वेरी सिंपल, चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। इट मीन्स होल में रहता है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। इन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस किसी ना किसी तरीके से सिमिलर हैं और एक ऑप्शन इन चारों से क्या है? डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, एक एक को चेक करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा है ILPU। तो आपको यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ये एकदम से आपको याद होना चाहिए ताकि आप एकदम फटाफट से इसका आंसर दे पाएं। जैसे I जो होता है 9 पे आता है, L जो होता है वो 12 पे आता है। तो जब हम 9 से 12 पे जाते हैं तो यानी कि उसने कितना ऐड कर दिया? +3 ऐड कर दिया। L होता है 12 पे, P होता है 16 पे। तो जब 12 से 16 पे जाएंगे तो उसने 4 अल्फ़ाबेट्स को प्लस कर दिया। ऐसे ही P होता है 16 पे, U होता है 21 पे। तो जब 16 से 21 पे जाएंगे तो उसने +5 कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये रिलेशन बन रहा है। एक बार वो 3 प्लस कर रहा है अल्फ़ाबेट, फिर 4 कर रहा है और फिर 5 कर रहा है। अब हम सेकंड ऑप्शन में अपना रिलेशन बनाएं तो X होता है 24 पे, Z होता है 26 पे। तो जब X से Z पे जाएंगे तो इसने +2 इंक्रीज किया है। ऐसे ही Z से D पे जाएंगे। Z है 26, फिर D स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 ABCD से। तो प्लस इसने 4 कर दिया। D होता है 4 पे, I होता है 9 पे। तो 4 से जब 9 पे जाएंगे तो इसने +5 कर दिया। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर रिलेशन 3 4 5 का आ रहा है, यहाँ पर जो एडिंग है वो 2 4 5 की। तो डिफरेंट है। अभी हमें अपना आंसर नहीं पता चला। अब ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। जब ऑप्शन आप 3 पे जाएंगे, C होता है 3 पे, F होता है 6 पे। तो 3 से जब 6 पे जाएंगे तो उसने 3 ऐड किए अल्फ़ाबेट। F होता है 6 पे, J होता है 10 पे। तो 6 से जब हम 10 पे जाएंगे 4 अल्फ़ाबेट्स उसने प्लस किए। J होता है 10 पे, O होता है 15 पे। तो 10 से 15 पे जाएंगे तो उसने 5 अल्फ़ाबेट्स प्लस किए। अब आप देख रहे हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। यहाँ पर भी 3 4 5
ऐड करता जा रहा है, यहाँ पर भी एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 ऐड करता जा रहा है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि जब फर्स्ट और थर्ड सेम है तो ये रिलेशन जब इनमें सेम है तो वही रिलेशन फोर्थ में भी होगा, उसे हम चेक नहीं करेंगे। तो जो डिफरेंट हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा था, चारों में से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। ये 5 वर्ड्स आपको रीड नहीं करने हैं, बस इन 5 वर्ड्स को डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है। डिक्शनरी वाइज कहने का मतलब है, जैसे आप जब डिक्शनरी देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले ए अल्फ़ाबेट सारे वर्ड आते हैं, फिर बी अल्फ़ाबेट के वर्ड्स आते हैं, फिर सी अल्फ़ाबेट्स के। अब ए अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड पहले आ जाएगा, नहीं। ए अल्फ़ाबेट के अंदर भी, जैसे सपोज कीजिए ए के बाद यहाँ पर पी लिखा है और एक वर्ड ऐसा है जिसमें ए के बाद एम लिखा है, तो अब यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड पहले आएगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि ABCD के अंदर एम पहले आता है, तो इट मीन्स ये वर्ड पहले आएगा, और पी बाद में आता है तो ये वर्ड इसके बाद आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये 5 वर्ड्स हैं, इनको आपको अरेंज करके बताना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद और सबसे लास्ट में इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में ये कह रहा है कि सबसे लास्ट में जो नंबर 5th पे वर्ड है एनिमल, कह रहा है कि ये आएगा, या तो 5th वाला वर्ड आएगा, या ये कह रहा है कि जो 1 है नंबर 1 पे एम्बिशंस, इसमें क्या कह रहा है, एम्बिशंस में यानी कि 1 वाला पहले आएगा, या फिर ये कह रहा है 4 एनिमेशन, ये वाला वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, या 1 हम ले चुके हैं। मतलब हमारे सामने ये 3 ऑप्शंस आ गए हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये सबसे लास्ट में आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब हम इनमें से चेक कर लेते हैं कि कौन सा लास्ट में आएगा, यहीं से आपका चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम 5th 1 and 4 में जाएं तो 1 है आपका यहाँ पे ये, 4th है आपका ये, और 5th है आपका एनिमल। अगर हम तीनों में चेक करें, सभी में जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, तो जब सभी में कॉमन है तो उसके बाद हम सेकंड अल्फ़ाबेट पे बढ़ जाते हैं। सेकंड अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं कि इसमें एम है, इसमें सेकंड अल्फ़ाबेट एन है, और इसमें भी सेकंड अल्फ़ाबेट एन है। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि ABCD के अंदर एम पहले आता है, तो भाई ये वाला वर्ड तो पहले ही आ जाएगा, 4th और 5th से पहले ही आ जाएगा। तो 1 ऑप्शन तो कट कर दीजिए कि 1 ऑप्शन तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो 4th and 5th से पहले ही आ जाएगा। अब हम 5th और 4th में चेक करते हैं कि कौन सा वर्ड लास्ट में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ANIMA, यहाँ तक के अल्फ़ाबेट सेम है, ANIMA, यहाँ तक के अल्फ़ाबेट्स सेम है। उसके बाद अगर हम चेक करें, यहाँ पर L है और यहाँ पर T है, तो ABCD में L पहले आता है, T बाद में आता है। तो जब T बाद में आता है तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये बाद में ही आएगा। तो 4th ऑप्शन बाद में आएगा, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी फटाफट से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ये फिगर दी गई है, ठीक है। इस फिगर में आपको ऐसा करना है कि जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में ये वाली जो फिगर है ये हिडन है, छुपी हुई है। तो बिल्कुल ऐसी सेम फिगर चारों ऑप्शंस में से किस में हिडन है, किस में छुपी हुई है, वो आपका आंसर होगा। और जो हमारी जो फिगर है उसको घुड़न की अनुमति नहीं है, मतलब कि उसको घुमा के नहीं देखना, एज इट इज़ ऐसी ही फिगर रहेगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारी फिगर है वो मिड में से ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये आपको चेक करना है कि कहाँ पर हिडन है चारों में से। तो यहाँ तो आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि मिडल में से ऐसे कोई लाइन नहीं आ रही है, तो 1 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं कि लाइन ऐसे तो हमारी आ रही है, बट एक लाइन ऐसे करके जा रही है,
तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसे नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन 2 भी कट हो गया आपका यहाँ से। अब अगर हम ऑप्शन 3 में देखें तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि बिल्कुल देखिए आप, जो आपको फिगर दी गई है वो ये ऐसे करके, ये ऐसे आ रही है आपकी फिगर, ये देखिए बिल्कुल ये सेम फिगर हमें ऐसे करके इसमें मिल गई। देख रहे हैं, जो फिगर यहाँ पर दी गई है सेम यही फिगर हमें यहाँ पर हिडन है, छिपी हुई है, जो हमें मिल गई है। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में यही बताना होता है कि जो आपको फिगर गिवन है ये किस में छुपी हुई है, वहाँ से आपको देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, यानी कि शीत रक्तक, सरीसृप, स्तनधारी। इन तीनों वर्ड्स को देख के आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा इनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। यानी कि ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। अब वेन डायग्राम के अंदर आपने क्या करते हैं, कई बार हमें दे देता है, हमें ये बताना होता है कि चारों में से कौन सा इसको फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये आपको पहले पता होना चाहिए कि कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल्स और मैमल्स क्या हैं ये। यानी कि जो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी सरीसृप होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, वो सभी के सभी हमेशा क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, शीत रक्तक उसे कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो ज़्यादा टेम्परेचर में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि वो जीवित नहीं रह सकते ज़्यादा टेम्परेचर में, तो इसलिए वो कहाँ पर रहते हैं, शीत रक्तक, यानी कि ठंडी वाली जगह पे। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, यानी कि जो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। अब इसके अंदर, कोल्ड ब्लडेड के अंदर और क्या क्या आ जाता है, जैसे फिश होती हैं, वो भी क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कीड़े होते हैं, वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इसलिए हमारा जो यहाँ से ये होगा कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं सारे कोल्ड ब्लडेड हो गए, और जो मैमल्स है, मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारी अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे बर्ड्स, यानी कि जो पक्षी हैं वो भी सभी क्या होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपकी फिगर करेक्ट होगी वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये हो गया आपका सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल्स, सारे सरीसृप क्या हो गए, कोल्ड ब्लडेड हो गए, और आपका मैमल्स अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपसे यही पूछा गया है कि एक ऑप्शन जो किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट है वो बताना है, कौन सा डिफरेंट है, वही आपका आंसर होगा। देखिए एक एक ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो 918 है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही जो 920 है ये भी आपका किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 921 जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। बट जो 919 है ये एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो हम ये कहेंगे कि तीनों नंबर किसी ना किसी से डिवाइड हो रहे हैं, बट ये एक प्राइम नंबर होने की वजह से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो किसी से भी डिवाइड ना होने की वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि ये प्राइम नंबर है। यहाँ तो इजीली पता चल गया, प्राइम नंबर हमें नहीं पता चलेगा तो हम एक एक टेबल से क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए पता करने के लिए कि ये प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका एक तरीका ये होता है, सपोज कीजिए ये 919 नंबर है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के नियर बाय है। आप देखते हैं कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है, 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है,
और जो ये डिजिट है ये 900 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये किसके नियर बाय होगी, 31 स्क्वायर। तो आप ये कहेंगे 31 का जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, 919 से। हमेशा इस डिजिट से आपको क्या लेना है, जो स्क्वायर लेना है वो ज़्यादा, 30 नहीं लेना क्योंकि 30 इससे कम हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे 31। अब 31 का स्क्वायर आपने ले लिया कि 919 है, ठीक है, 919 से बड़ा है। अब 31 से कम जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सभी प्राइम नंबर से आपको 919 को डिवाइड करके यहाँ पे देखना है। थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि सिर्फ अब आपको 31 से कम जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनसे चेक करना है। जैसे आपका प्राइम नंबर है पहले 2, फिर क्या होता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये क्या चल रहे हैं, 31 से कम जो हमारे प्राइम नंबर हैं वो चल रहे हैं। 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं, सीधा 29 होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 31 से कम है और ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो जब ये सारे प्राइम नंबर हैं तो आप इन सब से डिवाइड करके देख लीजिए 919 को, ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं से पता चल जाता है कि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, एक आपको सेट दे रखा है 832 का। अब 832 में आपको एक रिलेशन बनाना है और वही रिलेशन इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक के साथ बनेगा तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म जो है 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 9 में से 1 घटा दो तो आपको ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, ओके। मिडल यानी कि सेकंड टर्म जो थी इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया, 1 घटा दिया तो हमें 8 मिल गया। ऐसे ही जो थर्ड वाली टर्म है 2 का स्क्वायर कर दो 4 में से 1 घटा दो तो आपका आ गया 3, तो यानी कि हमें ये वाली टर्म मिल गई। तो सेम यही रिलेशन आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से किससे मैच करता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर करोगे तो 10 के बिल्कुल नियर बाय नहीं है क्योंकि स्क्वायर में से बस 1 घटाना है। 24 का ये भी बिल्कुल नियर बाय नहीं है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो 8 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 64 होता है। तो 64 में से 1 घटा दिया तो आपको क्या मिल गया, 63 मिल गया। ऐसे ही 3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 9 होता है। तो 9 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें ये क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो ये जो इसका रिलेशन था वही रिलेशन किसके साथ मैच करता है, ऑप्शन थर्ड के साथ मैच करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता जा रहा है सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो उसके लिए अब हम देख लेते हैं इस पैटर्न को, पहले क्या चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप पहले मिडल वाला चेक करके देखें तो मिडल वाले में हमें पता चल रहा है कि जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। जब ये कॉर्नर वाला पॉइंट नीचे की तरफ है फिर ये एंटी क्लॉक यहाँ पे घूम गया 90 डिग्री पे, यहाँ आ गया। फिर ये एंटी क्लॉक घूम के 90 डिग्री पे ऊपर आ गया। फिर ये ऐसे क्लॉकवाइज अब जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉक बोल दिया मैंने आपको। ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घड़ी घूमती है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री और यहाँ पे भी एक क्लॉकवाइज कितना आ गया, ये 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आएगा तो जो ये कॉर्नर पॉइंट है ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब नीचे की तरफ अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो 1 में भी नीचे में है, सेकंड में भी नीचे है, थर्ड ऑप्शन में हमें पता चल रहा है कि जो ये पॉइंट है ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको हम पहले ही कट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन में भी नीचे की तरफ है। अब बच गए हमारे सामने 3 ऑप्शन, उसमें हम ये फॉलो कर लेते हैं पैटर्न क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे डी, बी,
फिर इस बी को रिपीट कर दिया, बी डी, फिर इस डी को अगर हम रिपीट करेंगे तो यहाँ पर डी आएगा, तो अगला बी आएगा, तो हमें पता चल गया डी आएगा। अब डी अब आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है ये डी। यहाँ पे तो हमने कट कर ही दिया था, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ से पता चल रहा है ऑप्शन 2 के साथ जाएगा ये। और हम बाकी भी चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एफ एफ, अब ये एफ एफ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर ये जेड जेड, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब एफ एफ आया, फिर जेड जेड आया, तो अब अगेन क्या आएगा, एफ एफ आएगा। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर एफ ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही नीचे जेड जेड, 2 टाइम्स जेड, 2 टाइम्स एफ, फिर 2 टाइम्स क्या आएगा, जेड आएगा। तो ये अब आप जेड देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर बी डी, अब इसी डी को रिपीट कर दिया, डी बी, फिर हम इस बी को रिपीट करेंगे और अगला डी रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये हर तरीके से ये जो ऑप्शन 2 है ये हमारा फॉलो हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको जब क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे इतना आइडिया हो जाएगा कि ये एक एक लाइन क्वेश्चन की रीड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पे टाइम सेव करना है, सीधा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। जैसे 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन में आप देख रहे हो बीच बीच में पी क्यू आर टी लिख रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जहाँ जहाँ पर P है, Q है, R है, तो वहाँ पे जो ये साइन है, इन साइन का यूज़ करना है। और इन साइन का यूज़ करते हुए हमें इन फिगर जो ये ऑप्शंस हैं इनको सेटिस्फाई करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम 1 पॉइंट को देखते हैं, इसको सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। जो भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ लिखा है 16, P का मतलब क्या होता है, प्लस होता है 2, Q का मतलब होता है -3, R का मतलब बोल रहा है मल्टीप्लाई 6, और T का मतलब यहाँ पे बता दिया इक्वल टू का साइन आएगा, और ये है हमारा 4। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना आपको बोर्ड मास फॉलो करना है। बोर्ड मास समझते हैं, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब्ट्रैक्शन पहले कर दोगे और मल्टीप्लाई बाद में करोगे, नहीं, ये सीक्वेंस में ही चलता है, बोर्ड मास फॉलो करना है। तो बोर्ड मास की वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो अब आप देखिए 16 + 2, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, बाद में प्लस माइनस होता है। तो 3 6 18 = 4। अब आप देख रहे हैं प्लस का 18 माइनस का 18 कितना हो जाएगा, 0 = 4। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 को कर लेते हैं। 16 लिखा है, U का मतलब क्या होता है, U का मतलब है ग्रेटर देन। 2 लिखा है, 2 लिख दिया, R का मतलब है मल्टीप्लाई 3, P का मतलब क्या है, प्लस है 6, और Q का मतलब है -4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 ग्रेटर देन 2 3 जा 6, 6 और 6 12, 12 में से 4 गए 8। तो अब यहाँ पे आपका देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये बिल्कुल सही है भाई। 16 बड़ा होता है किससे, 8 से, तो यहीं से हमारा ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर एक कागज़ है, स्क्वायर टाइप का एक पेज लिया गया है ये, और उसको पहले फोल्ड किया जा रहा है, और वो बता रहा है कि कैसे कैसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद वो एक कट लगाता है, जहाँ जहाँ पे जैसा भी कट लगाता है। कट लगाने के बाद जब हम उस पेज को ओपन करते हैं तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे, चारों ऑप्शंस में से वो जो पेज जब ओपन होगा वो किससे मैच करेगा, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए एक स्क्वायर टाइप का ये पेज था। अब इस पेज को पहले आप देख रहे हैं ऐसे फोल्ड किया गया, इस एरो का मतलब है कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख दिया गया, ऐसे फोल्ड हुआ। जब ये पार्ट ऐसा बन गया फिर इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रख दिया गया, अब ये इस टाइप का पेज बन गया है।
जब ये इस टाइप का पेज बना तो यहाँ पे इस तरीके के कट लगाए गए हैं कि ये पहले ऐसे, ठीक है, ये पहले ऐसे किया गया है, उसके बाद यहाँ पे एक कट इस तरीके से आ रहा है, एक कट पहले यहाँ पर है, एक फिर यहाँ पर है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। जब आपने ये कट लगाए, अब जब ये कट लगाने के बाद इस पेज को जब ओपन करोगे तो आपको चारों में से बताना है किससे मैच करता है। तो थोड़ा सा इसको माइंड में इमेजिन कीजिए, जब आपने यहाँ पे एक कट लगाया तो ये चारों पेजेस पे कट, चारों साइडों पे कट लगा होगा। इट मीन्स जब ये ऐसे लगा है तो यहाँ पर ये ऐसे लगा होगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर भी ये इस तरीके से कट लगा होगा और यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ से हमें पता चल गया ये कट इस तरीके से लगा होगा। तो इस तरीके से जब ये कट लगा होगा तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 चारों में से ऐसा जो ये बीच वाला मिडल पार्ट ओनली 1 ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन में ये पार्ट है तो सही, बट ये तिरछा है, क्योंकि ये कट जो है ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये कट ऐसे करके नहीं लगाया गया। अगर ये कट ऐसे लगाया जाता जब ये मैच हो पाता, बट कट सीधा ऐसे लगाया गया है तो ऑप्शन 1 होगा। 3 और 4 में तो आप देख रहे हैं कि जो मिडल वाला पार्ट है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता जिस तरीके का ऑप्शन में दिया गया है। तो यहीं से बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाता है कि जो ऑप्शन 1 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको कुछ कथन दिए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। इन स्टेटमेंट को हम रीड करके एक फिगर तैयार कर लेते हैं छोटी सी, और उस फिगर के बेस पे कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, हमें वो बताने होते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये बोला गया है कि सम स्कूल्स आर होटल्स। ये कह रहा है कि कुछ स्कूल हैं, ये स्कूल हो गए, ओके, ये क्या हो गए स्कूल। अब ये कह रहा है कि कुछ स्कूल होटल है, सारे स्कूल नहीं है, कुछ स्कूल हैं। तो स्कूल का कुछ पार्ट हमने क्या ले लिया, होटल में ले लिया। स्कूल का कुछ पार्ट हमने कहाँ ले लिया, होटल में। आगे कह रहा है सभी होटल प्लॉट्स हैं, जितने भी ये होटल हैं ये सारे क्या हैं, सारे के सारे प्लॉट्स हैं। क्योंकि सारे हैं तो इसके बाहर बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि सारे होटल सारे क्या हैं, प्लॉट्स हैं। नेक्स्ट कह रहा है नो प्लॉट्स इज अ बाइक, मतलब कोई भी प्लॉट एक बाइक नहीं है, मतलब बाइक अलग चीज़ है, वो प्लॉट से बिल्कुल भी उसका रिलेशन नहीं है। तो बाइक से अलग है तो हमने बाइक के लिए क्या कर दिया, अलग बना दिया। ठीक है, तो जब हमने बाइक के लिए अलग बना दिया, अभी हमारी फिगर रेडी हो जाती है। अब उसके बेस पे हमें ये कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा कंक्लूजन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। पहले नंबर पे कह रहा है कि कोई होटल एक बाइक नहीं है, नो होटल इज़ अ बाइक, कोई भी होटल एक बाइक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, होटल अलग है और बाइक अलग है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि कोई भी होटल बाइक नहीं है। सेकंड कह रहा है कि सभी स्कूलों का बाइक होना संभव है, ऑल स्कूल्स आर बाइक्स इट्स पॉसिबल। ये कह रहा है कि जितने भी स्कूल हैं ना वो सारे बाइक हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बाइक का रिलेशन स्कूल के साथ बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसमें यही कह रहा है कि सारे स्कूल बाइक हैं, ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाइक अलग है, स्कूल अलग है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी प्रूफ नहीं होती, गलत हो जाएगी। थर्ड है अब आपका सम स्कूल्स आर प्लॉट्स, सब कुछ स्कूल प्लॉट हैं। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि जो कुछ स्कूल हैं वो प्लॉट हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल का कुछ पार्ट किसके अंदर जा रहा है, ये प्लॉट्स के अंदर जा रहा है। तो बिल्कुल सही है कि कुछ स्कूल जो हैं वो प्लॉट्स हैं। तो हमारा ये पता चलता है कि जो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष जो 3 है वो हमारे बिल्कुल सही हैं। तो उसके बेस पे ये 4 पॉइंट दे रहा है। अब आपका जो ये निष्कर्ष 1 और 3 सही है और सेकंड गलत है, ये किससे मैच कर रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता है कि निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब कंक्लूजन 1 एंड 3 बोथ फॉलो, दोनों फॉलो होते हैं 1 और 3, सेकंड फॉलो तो हो ही नहीं रहा है। तो जब 1 और 3 फॉलो होते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सीरीज दी गई है, एक सीरीज है। अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क आए हैं यहाँ पर क्या आएगा। इट मीन्स जब ये सीरीज दी गई है तो इस सीरीज में एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को आपको चेक करना है कि क्या है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, जब भी एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर वो स्लोली बढ़ रही है, स्लोली बढ़ती है या घटती है, तो आप देखना वहाँ पे या तो वो प्लस करता है या माइनस करता है। लेकिन अगर कोई सीरीज फास्ट इंक्रीज हो रही है या फास्ट डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन करता है, स्क्वायर करता है। अब अगर आप इस सीरीज को चेक करें तो यहाँ पर जो ये सीरीज है ये फास्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें। देख रहे हैं आप, पहले थोड़ा सा बढ़ा 10 से 11, फिर 11 से 26, 26 से 87, 87 से 364 डायरेक्ट चला गया। तो इट मीन्स ये प्लस नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप 10 से 11 में जाएं तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम 10 एकम 10 करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो हमें 11 मिल जाता है, पता चल रहा है। अब ये जो 11 है, फिर 11 में इस बार हमें पता चल रहा है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 11 दूनी 22, और 22 में ये 4 जोड़ रहा है तो 26 मिल रहा है हमें। इस तरीके से का पैटर्न बन रहा है। फिर 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 26 दिया कितना होता है 78, 78, और 78 में इस बार ये 9 प्लस कर रहा है तो 87 आ रहा है। अब आप एक देख रहे हैं यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है, एक बार 1 का, एक बार 2 का, एक बार 3 का। तो अब हमें पता चल जाएगा कि एक बार 4 का होगा और एक बार 5 का होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो ये प्लस करने वाली जो टर्म है ये किस ऑर्डर में प्लस कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 4 है, 9 है, हमें ये स्क्वायर पता चल रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 मतलब ये 2 का स्क्वायर ऐड कर रहा है, 9 मतलब ये 3 का स्क्वायर प्लस कर रहा है। तो अगली बार ये 4 का स्क्वायर प्लस करेगा तो 364। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ गया। तो ये नहीं है कि आप 364 को लिखोगे, नहीं, डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाओ। 364 यहाँ पर है, एक बार मल्टीप्लाई 4 का आएगा, लेकिन 364 के लिए किसका आएगा 5 का, क्योंकि मैंने 4 वाला स्किप कर दिया। जब 87 से इस पे जाएंगे वो मैंने लाइन स्किप कर दिया, वो लिखनी नहीं है आपको बस अपना पैटर्न निकालना है। तो 364 को ये किससे करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और प्लस किसका करेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे करेगा 4 का। तो आपके यहाँ पे जो आएगा वो 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 1845 आएगा, जो कि आपका किससे मैच करता है, ऑप्शन 2 से मैच करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, यानी कि यहाँ पे डॉट आएगा, ऑर्निथोलॉजी जो है बर्ड्स की स्टडी करता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि जिस तरीके से इसका रिलेशन इसके साथ है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट बनता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये एक तरीके का जीके टाइप क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे दे रखा है कि जो बॉटनी है वो प्राणी यानी कि एनिमल्स की स्टडी करता है। क्या ये राइट है? नहीं, ये गलत है। जो बॉटनी होता है वो प्लांट्स की स्टडी करता है, ना कि एनिमल्स की स्टडी करता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी, जो होता है वो बोल रहा है कि टीथ की स्टडी करता है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये ऑन्कोलॉजी जो होता है ये ट्यूमर की स्टडी करता है। किसकी करता है? ट्यूमर की। तो ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है एनाटॉमी, जो होता है बोल रहा है कि प्लांट्स की स्टडी करता है। नहीं, ये भी गलत है। ये करता है जो लिविंग थिंग्स होती हैं, दैट इज एनिमल्स, उनकी स्टडी करता है। तो ये भी हमारा गलत है। एंड लास्ट बोल रहा है ये पैलियोंटोलॉजी, जो होता है फॉसिल्स की यानी कि जीवाश्म की स्टडी करता है। हाँ भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ये जीवाश्म की ही स्टडी करता है। तो यही बताना था कि जिस तरीके से ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी करता है, ऐसे ही क्या करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखा गया है मिनिस्टर, और इस वर्ड को आपसे कहता है कि जब इसको हम दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो इसकी क्या इमेज बनती है, क्या इसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक होती है हमारी मिरर इमेज, एक होती है वाटर इमेज, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। जो मिरर इमेज होती है यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होता है, उसमें हमेशा लेफ्ट राइट आपस में चेंज होते हैं, मतलब लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का हमें लेफ्ट दिखता है। इसमें ऊपर नीचे जो होते हैं, टॉप जो बॉटम होता है वो एज इट इज रहता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। एक आती है आपकी वाटर इमेज, जिसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के अंदर लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। यहाँ पे आपस में जो चेंज होते हैं वो टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, टॉप का बॉटम हो जाता है और जो बॉटम है वो टॉप पर दिखने लगता है। तो ये इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये मिरर था, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब अगर हम मिनिस्टर को देखेंगे तो मिनिस्टर हमें मिरर में कैसा दिखाई देगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो लेफ्ट पे होता है सब मिनिस्टर, जो आपका ये राइट पे होता है वो लेफ्ट पे दिखता है, जो लेफ्ट पे होता है वो राइट पे दिखता है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से ये जो आर है ये राइट पे है, जब ये राइट पे है तो हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट पे ही दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा, ये लेफ्ट पे दिखेगा, और लेफ्ट पे क्या दिखेगा, आर दिखेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको M नज़र आ रहा है, तो M तो हो ही नहीं सकता, इस ऑप्शन को कट कर दीजिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं और ऑप्शंस की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लेफ्ट का राइट हो जाता है। जब ये R इस तरीके से है तो ये वाली जो पोजीशन राइट साइड है, अब ये पोजीशन क्या कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट साइड चली जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ R लिख दिया है, तो एज इट इज़ नहीं हो सकता, इसलिए ये भी हम कट कर देंगे। ऑप्शन अगर हम फोर्थ पे जाते हैं तो फोर्थ में आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है वो ऊपर चला गया, टॉप पे चला गया, और टॉप वाला पार्ट बॉटम पे आ गया। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो टॉप बॉटम चेंज होता है वो आपस में वाटर इमेज का होता है, मिरर का नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया है, आपको सारे वर्ड्स को चेक नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपके सामने एक ये सीरीज दी गई है, ठीक है। इस सीरीज में आपको कैसे करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ज़्यादातर यहाँ पर पहले जितने भी ये वर्ड्स लिखे गए हैं और जहाँ पर ये ब्लैंक लगाया गया है, इन सभी को क्या कर लो आप, टोटल मतलब काउंट कर लो पहले, ठीक है। काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमें पता चल गया कि यहाँ पे 24 है। ज़्यादातर ये इसी तरीके से होते हैं, जैसे ये 24 है तो 24 को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट्स का मतलब होता है कि हम 6 के पार्ट बना देंगे, 6 6 6 6। तो उसमें आप एक पैटर्न फॉलो करना आपका इजीली हो जाएगा। या फिर कई बार ये टोटल 16 देता है, तो 16 को भी आप क्या करेंगे, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कई बार टोटल आपका 20 होता है, तो जब 20 होगा तो उसको 5 5 5 ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे 24 था, तो 24 होने में आपने इसका 1 2 3 4 5 6 के आप इसके पार्ट बना दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमने ये बना दिए। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ज़्यादातर ये आपस में जो वर्ड्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आर है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो हमारा पार्ट है आर है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आर ही लिख देंगे, और यहाँ पे आर ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं ए है, तो इधर कुछ भी नहीं लिखा तो हम इधर ए लिख देंगे, फिर इधर ए है, इधर भी ए है। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं पी चल रहा है, तो हम भी यहाँ पे
P लिख देंगे। फोर्थ नंबर पे B है, B है, B है, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे B लिख देंगे। फिफ्थ नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे D है, तो जब यहाँ D है तो बाकियों में भी आप यहाँ पे D लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ D लिख दिया, यहाँ D लिख दिया। लास्ट में ये O है, यहाँ पे भी हम O लिख देंगे, यहाँ O और यहाँ पे O लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये चारों जो पार्ट्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। अब आपने क्या क्या फिल किया है उसको अब अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिए। PDAOR, तो देखिए ये रहा PDAOR और लास्ट में क्या था DBD, तो DBD तो किससे मैच करता है भाई? आपका ये ऑप्शन थर्ड के साथ मैच करता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक पशुधन है, एक लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में ये बता दिया कि 30 चिकन्स है, 30 मुर्गियां हैं, 60 बकरी हैं, 12 खरगोश हैं और कुछ वर्कर्स काम करते हैं। और ये बताया कि उनके पैरों की और सिरों की संख्या को बता रहा है कि भाई जो आपको पता है कि जो सिर की संख्या है वो कम होगी पैरों की संख्या से। कंफर्म है, क्योंकि जब कोई भी पर्सन एक होता है तो हेड तो एक होता है, लेकिन उसके लेग 2 होते हैं, या फिर अगर गॉट है तो उसके लेग क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो इसलिए पैरों की संख्या सिरों की संख्या से तो कंफर्म है कि ज़्यादा ही होगी। अब आपसे यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं उस पशुधन में, उस लाइव स्टॉक में कितने वर्कर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया था कि 30 मुर्गियाँ थी, 60 बकरी थी, कुछ श्रमिक थे, कुछ वर्कर्स नहीं पता, वही आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्कर्स थे, और 12 क्या थे? रैबिट्स थे, 12 खरगोश थे। यदि पशुधन में बता दिया कि जो पैरों की संख्या है सिरों की संख्या से 395 ज़्यादा है, मतलब जितने सिर हैं पैर उससे ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 395, तो वर्कर्स आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सभी के पैरों की संख्या को निकाल लेते हैं। देखिए मुर्गी कितनी है, चिकन्स कितनी है? 30 हैं। 30 हैं, कितने लैग होते हैं? 2 लैग होते हैं। हमें पता चल गया, ये टोटल मुर्गियों के लैग आ जाएंगे। प्लस हम करेंगे गॉट्स कितनी है? 60 बकरियां हैं, तो हमने 60 बकरियों के कितने लैग्स होते हैं? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बकरियों के लैग आ गए। नेक्स्ट कह रहा है 12 रैबिट्स हैं, 12 रैबिट्स हैं तो रैबिट्स के कितने होते हैं? 4 से मल्टीप्लाई किया, ये खरगोश के पैर आ गए। प्लस में वर्कर्स आपको नहीं पता थे कितने हैं, तो वर्कर्स को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और जो वर्कर्स हैं, पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, उनके कितने लैग होते हैं? 2 लैग होते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सभी के जितने भी पशुधन में लोग थे सभी के क्या आ गए? पैरों की संख्या आ गई। अब हम इन पैरों की संख्या में से माइनस कर देंगे सिरों की संख्या, हेड की। तो सिर कितने हैं टोटल? यहाँ पे 30 और 60, 90 और 12 102, और 102 प्लस x लोगे क्योंकि वर्कर्स नहीं पता उसमें कितने थे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटल आ गए पैरों की संख्या, पैरों की संख्या में से माइनस कर देंगे सिरों की संख्या, और इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन था 395 कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? 395। तो यहीं से आपको अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर आता है। ये अब आपके लिए है, सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे वर्कर्स आ जाएंगे कि लाइव स्टॉक में कितने वर्कर्स काम कर रहे थे। ठीक है, ये अब आपके लिए है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे ट्रबल, और ट्रबल का जो रिलेशन है वो ये लिख रहा है कि भाई ट्रबल को ये लिखा जाता है। तो जब ट्रबल को ये लिखा जाता है तो वो ये पूछ रहा है कि टीचर को आप क्या लिखेंगे। अगर जो रिलेशन इसका बनेगा वही रिलेशन हम क्या करेंगे? टीचर का बना के अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले हम ट्रबल का रिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। अगर आप देखें तो ये रिलेशन ऐसे बन रहा है, ये लास्ट वाला अल्फ़ाबेट अगर आप देखें ई है, ई
के बाद एफ स्किप कर दिया है, जी लिख दिया है। देख रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट करके जाएंगे और फर्स्ट से लिखते रहेंगे। ई है, एफ स्किप कर दिया, जी लिख दिया। एल था, एम स्किप कर दिया, एन लिख दिया। मतलब वो एक एक अल्फ़ाबेट क्या करता जा रहा है, स्किप करता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टी लिखा है, टी में अगर यू स्किप करता है तो वी लिख रहा है। तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि ये 3 में 1 स्किप कर रहा है, बाद के में 2 स्किप कर रहा है, कई बार ऐसे भी करता है। तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो सिर्फ आप 1-2 को चेक करें और इसका आंसर दे दें। नहीं, पूरा एक बार देख लेना। स्टार्टिंग के 2 देख लिए, लास्ट का भी देख लिया, एक मिडल का भी देख लीजिए। यहाँ पे ओ है, ओ के बाद पी स्किप करके भाई क्यू लिख रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि एक एक स्किप कर रहा है, एक एक स्किप कर रहा है, तो वही अब आप अपना आंसर देंगे। यहाँ पर है लास्ट में, टीचर के लास्ट में क्या लिखा है, आर। आर को स्किप, आर के बाद एस को स्किप करेंगे, टी आएगा। ई, एफ को स्किप कर दो, जी आएगा। एच, आई को स्किप कर दो, जे आएगा। सी, डी को स्किप कर दो, ई आएगा। तो टी जी जे ई, टी जी जे ई किस में है भाई, टी जी जे ई कई सेकंड में भी है, इसमें भी है। आगे का अल्फ़ाबेट और चेक करना पड़ेगा। ए है, बी स्किप कर दो, सी आएगा। तो यही से पता चल गया ये ऑप्शन फोर्थ के साथ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी लिखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो ये नहीं है कि सारा चेक करना है, जहाँ तक आपके ऑप्शन जा रहे हैं वहाँ तक आप अपना चेक कीजिए और आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दे रखा है कि 168 को 8 से रिलेट किया गया है। ऐसे ही 84 को आपको बताना है किसके साथ आएगा, और एक दे रखा है 105 को 5 से रिलेट किया गया है। तो हम सबसे पहले 168 का 8 से रिलेशन निकालें। अगर आप 168 को इस 8 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 21 मिलता है। कितना मिलता है, 21। ऐसे ही 105 को अगर इस 5 से डिवाइड कर देते हैं तब भी आपको कितना मिलता है, 21। तो जब हमें यहाँ भी 21 मिल रहा है, यहाँ भी 21 मिल रहा है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ भी हमें 21 ही मिलना चाहिए। तो 21 ही मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे कि 84 को किससे, 84 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 4 को 84 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 21 मिल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इट मीन्स 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। अब देखिए ट्रायंगल काउंट करने के लिए पहले यहाँ पे एक सिंपल सी ये फिगर है। इस फिगर में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजीली काउंट कर लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिक भी होती है ट्रायंगल काउंट करने की, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2। अब आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अगर आपसे कहे कि कितने ट्रायंगल है तो हम कितने ट्रायंगल बताएंगे, 3। क्यों, क्योंकि एक 1 ये है, 2 ये है और एक पूरा ये है, तो कितने हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। तो निकालने का तरीका इसका होता क्या है कि ये 1 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 लिखो, प्लस एक कम कर दो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, आप कहेंगे कि 3 ट्रायंगल है। ऐसे ही जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है, उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब आप देख रहे हैं मैंने कितने ट्रायंगल बनाए हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। तो 4 प्लस क्या लेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पे 10 ट्रायंगल है। तो इस टाइप की जब अगर फिगर कई बार आती है तो डायरेक्टली इस ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं कि 10 ट्रायंगल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काउंट करना है कितने ट्रायंगल है। तो अगर हम इजीली काउंट करें, यहाँ पे फिगर में हमें सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, ये देख रहे हो आप, 1 ये 2 ये 3 4 5 6, क्या दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको 6। ऐसे ही एक ये रहा आपका 7, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। तो आपने ये देखा कि 16 ट्रायंगल आपको बहुत इजीली मिल गए, सिंगल सिंगल मिल गए। अब यहाँ पे डबल भी मिल रहे हैं हमें। ये आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल को लेके भी बना रहा है ये, तो एक ट्रायंगल ये मिल गया हमें। ऐसे ही यहाँ से एक ये ऐसे करके बन रहा है, एक ट्रायंगल और मिल गया, कितने हो गए 2। और एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो कितने हो गए 1, 2, 3। तो 16 में 3 और जोड़ दो तो टोटल ट्रायंगल आपसे पूछ रहा था, तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे 19। तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक गैरेज है, गैरेज का रिलेशन इसके साथ बना रखा है। तो ऐसे ही आपको बताना है कि जो लेदर होगा, लेदर का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। तो पहले आपको यहाँ पे रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट्स में कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है और कैसे, किस सीक्वेंस में कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये गैरेज है, ठीक है, अब उसने कैसे बनाया है ये रिलेशन, ये इस तरीके से बना रहा है कि ए अल्फ़ाबेट यहाँ से लास्ट के ये 3 ले लीजिए। ए अल्फ़ाबेट अगर आप लें तो ए में अगर हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे। ए अल्फ़ाबेट है, ए में आप बी स्किप कर दीजिए, सी आ गया। जी है, एच स्किप कर दीजिए, आई आ गया। ई है, एफ स्किप कर देंगे, जी आ गया। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के सी आई जी हमें मिल गए। ऐसे ही अब आप भी लास्ट के लेदर में डी ई आर को आप भी ऐसे ही कर लीजिए, क्या पता कोई हमें ऑप्शन यहीं से मिल जाए, आगे हमें चेक ही ना करना पड़े। जैसे डी है, डी के बाद ई स्किप करेंगे, एफ आएगा, ई है, एफ स्किप करेंगे, जी आएगा, आर है, एस स्किप करेंगे, टी आएगा, एफ जी टी। तो एफ जी टी कई सारे ही ऑप्शंस में है, तो आगे आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें ये ऐसे आएगा, जी है, एच आई 2 स्किप कर दो, जे लिख रहा है, ये देखिए जे लिख रहा है। ए में 2 स्किप कर देंगे, डी आ गया। आर है, 2 स्किप कर देंगे, यू आ गया। तो सेम यही रिलेशन हम भी बनाएंगे। अब यहाँ पे एल है, एम एन 2 स्किप कर देंगे, ओ आ जाएगा। ए है, बी सी 2 स्किप कर दो, डी आ गया। तो एफ जी टी ओ डी, एफ जी टी ओ डी सिर्फ ऑप्शन 3 में है, आगे मत चेक करना। तो आपका ये जो आंसर होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में, मोस्टली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। डाइस के अंदर आप देखते हैं कि जब एक स्टैंडर्ड डाइस होता है तो आप ये देखते हैं कि जो 1 होता है, 1 के अपोजिट हमेशा 6 लिखा जाता है। और जब अगर हमें 6 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा, 1 दिखाई देता है तो 6 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप देखते हैं 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। ये एक स्टैंडर्ड डाइस के अंदर होता है। यहाँ पर एक डाइस है, उसकी 3 सिचुएशन, 3 अलग अलग आपको पोजीशन बता रखी हैं कि एक डाइस था, उसकी 3 अलग अलग पोजीशन ये थी कि पहले जब उसको फेंका तो ये दिखाई दे रहा है ऐसे, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये था, इसमें आपसे पूछा था कि बीटा के अपोजिट आपको क्या दिखेगा, बीटा के अपोजिट साइड आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। तो अगर हम फर्स्ट फिगर को चेक करते हैं तो यहाँ पे ये बीटा है, ठीक है। अब बीटा के ये एडजेसेंट है ओमेगा और पाई, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो अपोजिट साइड होती है वो कभी भी हमें दिखाई नहीं देती। तो जब हमें ओमेगा और पाई दिखाई दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीटा के अपोजिट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो आप ओमेगा को कट कर देंगे ऑप्शन में और पाई को भी कट कर देंगे कि ये नहीं हो सकते। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड फिगर में हम देखें बीटा नहीं है, इसको छोड़ दो। थर्ड फिगर में अगर हम चलें, बीटा है,
अल्फा है, सिग्मा है, तो यानी कि अल्फा और सिग्मा भी बीटा के अपोजिट नहीं हो सकते। तो आपको फोर्थ ऑप्शन में सिग्मा दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा क्योंकि ये इसके अपोजिट नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन 2 कॉपीराइट। तो यहीं से कंफर्म हो गया कि बीटा के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉपीराइट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप देखते ही बता सकते हो 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको इसी तरीके से मैनेज करके चलना है, कहाँ टाइम सेव करना है, कहाँ किस क्वेश्चन में टाइम आपको लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, 32, 54। यहाँ पर इसमें एक आपको रिलेशन बनाना है और जो रिलेशन यहाँ बनता है वही सेम रिलेशन आपको 4 ऑप्शंस में से किसी एक में दिखाई देगा। तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं कि 10 से अगर हम 32 पे जाते हैं तो प्लस कर रहा है 22। कितना प्लस कर रहा है, 22। अगर हम 32 से 54 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना प्लस कर रहा है, ये 22। तो यही सेम रिलेशन अगर हम अपना एक एक ऑप्शन में देखें तो देखिए नंबर 1 ऑप्शन में 35 से 57 पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस 22 ही ऐड कर रहा है। 57 से 79 पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस 22 ही ऐड कर रहा है। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखें तो देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ तो 22 ऐड कर रहा है बट यहाँ पे 22 ऐड नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तो 22 पता ही चल रहा है कि ऐड नहीं हो रहा। 16 में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि 22 ऐड नहीं हो रहा। तो जब किसी में भी ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ फर्स्ट में ही फॉलो हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रिक लगेगी, कई बार 2 भी लग जाती हैं, 2 तरीके से भी आंसर निकल जाता है। यहाँ पे आप अगर आपको देखें कि एक मेथड और अप्लाई हो रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मिडल वाली टर्म है, मिडल वाली टर्म को डबल कीजिए, 32 को 2 से गुणा कीजिए, 64 आता है। 64 में से ये फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर दो 10, तो आपको लास्ट वाली टर्म देखने को मिलती है 54। ठीक है, यही सेम चीज़ आप ऑप्शन 1 में ट्राई करके देखो। 57 का अगर हम डबल करें, 2 से गुणा करें तो हमें 114 मिलता है। 114 में से फर्स्ट वाली टर्म यानी कि 35 आप माइनस करें तो आपको लास्ट वाली टर्म देखने को मिल जाएगी जो कि क्या है, 79 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 ट्रिक अप्लाई हो गई हैं, किसी भी ट्रिक से कीजिए आपका ऑप्शन एक ही मैच होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या है, अनीता और सुमन महेश की पुत्रियां हैं। देखो ब्लड रिलेशन में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मान के चलिए कोई जनरेशन चल रही है, अगर वो जनरेशन हमसे ऊपर है, जैसे हम हैं हमारे मम्मी पापा, तो वो जनरेशन को आप जब ड्रॉ करते हैं तो ऊपर दिखाते हैं। कोई जनरेशन हमसे नीचे है, छोटी है, तो उसको हम नीचे की तरफ दिखाते हैं। और जो जनरेशन हमारे जैसे भाई बहन है, हमारी इक्वल जनरेशन है, उनको हम अपने लेफ़्ट राइट में दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको फिगर को रेडी करना होता है। और मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करके चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है अनीता और सुमन महेश की पुत्रियाँ हैं। महेश है, महेश की 2 पुत्रियाँ हैं, अनीता और सुमन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सुमन की नानी। अब सुमन की नानी कौन होगी, जो सुमन की माँ है, सुमन की माँ की जो माँ होगी वो सुमन की कौन कहलाएगी, नानी। जैसे जो महेश की इट मीन्स कौन होगी, वाइफ होगी, तो वो सुमन की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। और इसकी जो माँ है वो कौन कहलाएगी, सुमन की नानी कहलाएगी। अब ये कह रहा है कि सुमन की जो ये नानी है ये फरहान की पत्नी है, मतलब ये फरहान जो है उनकी वाइफ है। मतलब आपस में आप ये कह सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ है। सुमन की ये नानी है और सुमन के ये फरहान कौन है, नाना जी हो गए। आगे कह रहा है कि जो फरहान की पत्नी है और जो मतलब फरहान के लिए यूज़ कर रहा है कि जो ये फरहान है ये अर्पिता के पिता हैं। अर्पिता के पिता मतलब इसके पिता हैं। तो यहाँ पे नाम पता चल गया हमें कि महेश की जो वाइफ का नाम है वो क्या है,
अर्पिता है। ठीक है, आगे कह रहा है अर्पिता महेश की पत्नी है। यहाँ से क्लियर भी कर दिया कि अर्पिता महेश की पत्नी है, तो ये आपस में कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अर्पिता का एक पुत्र केशव है। अर्पिता की 2 पुत्रियां थी, अनीता और सुमन, तो इनके लिए माइनस का साइन यूज कर लीजिए। और एक पुत्र है केशव, तो इसके लिए हम प्लस का साइन यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि फरहान जो ये थे, नाना जी जो थे, ये अनीता से किस प्रकार संबंधित हैं, ये वाली अनीता से। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, इतना आगे बता दिया और यह पूछ रहा है कि अनीता के क्या लगते हैं। तो जब ये सुमन के नाना जी थे और ये आपस में बहनें हैं, तो फरहान जो है अनीता के क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से किसी ना किसी तरीके से 3 ऑप्शन सिमिलर हैं, एक डिफरेंट है, वही बताना है कौन सा डिफरेंट है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बीड़ी, सिगार, सिगरेट, ये तीनों ही क्या है, स्मोकिंग है। और ये चिमनी जो है ये अलग है, ये अलग है, तो यही आपका आंसर होगा। अलग कैसे है, चिमनी जो होता है एक वेंटिलेशन होता है, वायु संचालन होता है। क्या करते हैं हम, अब एक चिमनी जो होता है एक पाइप की तरह होता है, तो वेंटिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, छत के थ्रू अपनी जो किचन की जैसे भाप वगैरह होती है, धुआं होता है, उसको बाहर ले जाता है। कौन, चिमनी। आपने देखा होगा कई बार किचन वगैरह में इसको लगाया जाता है। तो इसलिए जो चिमनी है वो वेंटिलेशन का काम करती है। और ये तीनों चीज़ें क्या है, स्मोकिंग है। तो ये तीनों स्मोकिंग है, तो ये सिमिलर होगी। डिफरेंट पूछा था, तो डिफरेंट जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चिमनी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 25। 25 क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि किसी इन कोडेड मैसेज में होटल को 300 का मतलब नंबर दे दिया, तो आपसे कह रहा है BOR ही बोर। तो बोर को हम ऐसे ही, जैसे होटल को 300 लिखा है, तो बोर को इन चारों ऑप्शंस में से हम क्या लिखेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए कि इसने 300 कैसे लिया। अगर आप देखें कि जो H होता है वो 8 नंबर पे होता है, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे, L होता है 12 पे। सभी अल्फ़ाबेट्स की हमने नंबरिंग ले ली कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे होता है। अगर हम इन सभी का टोटल करें तो 30 आता है, क्या सॉरी कितना आता है, 60 आता है। सभी का हमने टोटल किया तो कितना आया, 60। अब 60 है और ये कितना है, 300। तो हमें पता चल रहा है कि 60 में अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 300 मिलता है। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन किस लॉजिक से किया है, होटल में 5 लेटर्स हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही BORE का हम पहले टोटल निकाल लेते हैं। B होता है 2 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, E होता है 5 पे। अगर आप इसका टोटल करें तो 40 आता है। कितना आता है, 40। जब इसका टोटल 40 है तो इसको मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना, इसको हम कितने से करेंगे, 4 से, क्योंकि इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 160 मिलता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हर एग्जाम में आने वाले पूछे गए क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करना, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक होते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है, हम आगे और भी आपके लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस चाहिए, ऐसी ही वीडियो चाहिए जो मिक्स हो, जिसमें ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए और ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू।